आज का टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक है पैरेस्थीसिया। ठीक है, पैरेस्थीसिया। ठीक, आज हम टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो पैरेस्थीसिया है। तो पैरेस्थीसिया की डेफिनेशन क्या है या इसको क्या कहते हैं, और ठीक है, पैरेस्थीसिया जो है एक टाइप की एबनॉर्मल सेंसेशन है। क्या है? एबनॉर्मल सेंसेशन है जो जब फील होती है जब कोई स्टिमुलाई मिल भी ना रहा हो। ठीक है, कोई स्टिमुलाई ना मिलने पे भी कोई सेंसेशन किसी को फील हो रही है। अगर फॉर एग्जांपल हमने आपका हाथ ऐसे छुआ और ये हाथ हटाने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपका हाथ छू रहा हूं, तो इसी को क्या कहेंगे? पैरेस्थीसिया कहेंगे। ठीक है, अब इसमें पेशेंट आपको मोस्टली जो है आके कंप्लेन क्या करेगा या बोलेगा क्या, ये समझिएगा। ये एबनॉर्मल सेंसेशन, जब ये एबनॉर्मल सेंसेशन होती है जब स्टिमुलाई नहीं होता है, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस। ठीक है, कोई छू भी नहीं रहा, कोई कुछ कर भी नहीं रहा, उसके वजह से अगर आपको कोई एबनॉर्मल सेंसेशन फील हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? पैरेस्थीसिया कहेंगे। ठीक है, पैरेस्थीसिया कहेंगे। ठीक, इसमें मेनली होता क्या है या क्या मसले की वजह से होता है? इसमें जो है बॉडी से ब्रेन जो है बॉडी से सिग्नल रिसीव करता है। क्या रिसीव करेगा? सिग्नल रिसीव करता है। ब्रेन रिसीव सिग्नल फ्रॉम द बॉडी अबाउट एक्सटर्नल स्टिमुलस। ठीक है, ये क्या रिसीव करने लगता है? ब्रेन एक ऐसा सेंसेशन या एक ऐसा स्टिमुलस रिसीव करने लगता है जिससे ब्रेन को ये लगता है कि वो वहां पे सेंसेशन हो रहा है। ठीक है, इसका कोर मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। इसके लिए यहां तक आपको नहीं समझ में आएगा इसका कोर मैकेनिज्म या इसके अंदर का क्या मसला है। ठीक, नर्वस सिस्टम में जब भी एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होते हैं, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक इंपल्स जो है वो जब जनरेट होते हैं, ठीक, नर्वस सिस्टम में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होते हैं। यही इंपल्स जब ब्रेन के पास जाते हैं तो ब्रेन उन्हें एज अ सेंसेशन एक्सेप्ट करता है, एज अ महसूस इंटरप्रिटेशन करता है। ब्रेन इंटरप्रेट्स देम एज सेंसेशन। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। ठीक, ब्रेन को एक सिग्नल मिलेगा जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई के एब्सेंस होने पे मिलेगा। ठीक है, इसमें मेन दिक्कत क्या होती है कि नर्वस सिस्टम जो है वो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करने लगता है, जिसके वजह से ब्रेन को ये लगता है कि मुझे कुछ महसूस हुआ है। ठीक है, इसका और सरल एग्जांपल ये समझ सकते हैं कि एक टेलीफोन है। क्या है? एक टेलीफोन है। ठीक, एक टेलीफोन है। टेलीफोन का कभी कभी वायर कट जाने के बाद भी, वायर अगर कट कर दो टेलीफोन का, तो वायर कट जाने के बाद भी अगर आप टेलीफोन कान पे लगाओगे और दूसरे एंड पे किसी के पास जिसने फोन किया है वो फोन ना भी करे आपको, नो कॉल, कोई कॉल रिसीव नहीं हुई, आपको कोई कॉल नहीं आई, तब भी अगर टूटे हुए तार पे आप वो चीज अपने कान पे टेलीफोन लगाओगे तो आपको जो है कभी कभी
कुछ आवाजें आएंगी। क्यों आएंगी? वो इलेक्ट्रिकल जनरेशन की वजह से होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है। तो ऐसे ही अपनी बॉडी में भी होता है। ठीक, तो यही एक चीज को ये समझिए कि इसी को कहा गया है पैरेस्थीसिया। ठीक, ये क्लियर कट एग्जांपल नहीं है या वो नहीं है, बट ये कंडीशन आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक नॉर्मल पर्सन था और उसको कभी कभी ऐसी सेंसेशन हो रही है जो उसको पहले नहीं होती है, तो उसको हम क्या कह देंगे? पैरेस्थीसिया कह देंगे। ठीक है, अब इसमें ये समझिएगा कि इसमें मसला होता क्या है या मसला कहाँ पे होता है। ठीक, आप पूरा पाथवे इसका इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, पता नहीं आप में ध्यान है कि नहीं है। इसका पूरा पाथवे जो है बहुत सिंपल होता है। रिसेप्टर होता है इसमें। ठीक, क्या होगा? रिसेप्टर होगा, रिसेप्टर सिग्नल लेके जाएगा पेरिफेरल नर्व पे। ठीक, पेरिफेरल नर्व से सिग्नल जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक, स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल जाएगा ब्रेन स्टेम में। ठीक, ब्रेन स्टेम के बाद सिग्नल कहाँ जाएगा? थैलेमस में। थैलेमस के बाद कहाँ जाएगा? सेंसरी कॉर्टेक्स में। कहाँ जाएगा? सेंसरी कॉर्टेक्स में जाएगा। ठीक, तो ये पूरा एक पाथवे कवर होता है कि रिसेप्टर ने से करा, पेरिफेरल नर्व, स्पाइनल कॉर्ड, उसके बाद ब्रेन स्टेम, उसके बाद थैलेमस, उसके बाद सेंसरी कॉर्टेक्स। ठीक, ये पूरा एक पाथवे पूरा फॉलो होता है। ठीक, तो इन्हीं में यही पाथवे को फॉलो करते हुए ही आपको पैरेस्थीसिया की मतलब ट्रैवलिंग ऑफ द पैरेस्थीसिया आप समझ सकते हैं कि ये पूरे पाथवे यहाँ पे कवर हो रहा है। ठीक, अच्छा, एक समझने की बात इसमें ये भी है, थोड़ा सा पैरेस्थीसिया में डेप्थ में हम पढ़ेंगे। ठीक, पैरेस्थीसिया डेप्थ में पढ़ना और भी जरूरी है इसलिए क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है कि पैरेस्थीसिया कितने टाइप के होते हैं, इनकी ग्रेडिंग या इनका और क्या क्या होता है। ठीक है, अब आपको ये जानना जरूरी है, ये तो समझ में आ गया आपको। ठीक, इसमें बेसिकली जो होते हैं वो 6 लेवल्स होते हैं। क्या होते हैं? 6 लेवल्स होते हैं। टोटल 6 लेवल्स ऑफ पैरेस्थीसिया होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? टोटल 6 लेवल्स ऑफ पैरेस्थीसिया होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें जो है धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज और भूल गए कि इसके सिम्टम्स और साइंस कैसे दिखेंगे पैरेस्थीसिया के। पैरेस्थीसिया में आपको अक्सर करके टिंगलिंग, जैसे कुछ टिंगल हो रहा है या कुछ चल रहा है आपके हाथ पांव में, कभी कभी लगता है कीड़े चल रहे हैं, कुछ चल रहा है। ठीक, कभी कभी शॉक भी लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक टाइप का लगता है। कभी कभी जैसे क्या होता है, पिन कोई चुभा रहा है वैसा दर्द होता है, इवन कोई नहीं चुभाता है पिन। ठीक, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। अब हम कंटिन्यू करेंगे 6 लेवल्स ऑफ पैरेस्थीसिया। ये जो बीमारी है ये टोटल 6 लेवल्स में कैटेगराइज करी गई है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लीजन एंड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ये 6 लेवल में वो करी गई है। तो लेवल 1 जो है इसका, उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेवल 1 जो होगा हमेशा होगा किसके वजह से? जहां रिसेप्टर में लीजन हुआ हो। ठीक, अगर आपके रिसेप्टर में लीजन है तो ये तब आएगा। अच्छा, रिसेप्टर में लीजन कैसे होगा? रिसेप्टर में जख्म कैसे होगा? जख्म ऐसे होगा, रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है? स्किन पे प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली इसमें आपको, आप जैसे जल गए, ठीक, कोई दाग धब्बा हो गया, ठीक, कोई ट्रॉमा हो गया, कहीं चोट लग गई, ठीक, इसकी वजह से आपके रिसेप्टर जो है उनमें लीजन आ जाएगा। ठीक, तो इसी के वजह से, यही तीनों वजह से आपके रिसेप्टर जो है वो इरिटेटेड हो जाएंगे। ठीक है, इरिटेटेड हो जाएंगे और रिसेप्टर इरिटेशन के वजह से ही आपको पैरेस्थीसिया फील होगा। ठीक है, रिसेप्टर इरिटेट हो जाएंगे और इरिटेटेड रिसेप्टर में ये फील होगा आपको। ठीक, इतनी क्लियर कट सी बात समझ गए। अब हम इसमें चलते हैं लेवल 2 में।
लेवल 2 में। लेवल 2 हमसे क्या कहता है? लेवल 2 हमसे ये कह रहा है कि इसका नाम क्या है? पेरिफेरल नर्व लीजन। पेरिफेरल नर्व लीजन। ठीक, जब पेरिफेरल नर्व में लीजन होगा तब ये होगा। ठीक, इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? कार्पल टनल सिंड्रोम। ठीक, कार्पल टनल सिंड्रोम। ठीक, कार्पल टनल सिंड्रोम में भी जो है आपको पेरिफेरल नर्व के लीजन में, पेरिफेरल नर्व में लीजन हो जाता है। इसके वजह से पेशेंट आपसे क्या कंप्लेन करेगा? पेशेंट ये कंप्लेन करेगा कि मुझे टिंगलिंग हो रही है, मुझे मतलब बेसिकली इसमें कार्पल टनल सिंड्रोम आप लोग जानते ही हैं। इसमें क्या होता है? मीडियन नर्व जो होती है उसका कंप्रेशन हो जाता है। मीडियन नर्व का कंप्रेशन की वजह से होगा ये। ठीक, अब इसमें पेशेंट जो आएगा वो आपको ये कंप्लेन करेगा, ये कहेगा कि क्लिनिकल फीचर में डाल दे रहा हूँ इसका मैं, क्लिनिकल फीचर नहीं, इसका सिम्टम्स और साइन समझ जाइए। एक तरह से पेशेंट कंप्लेन करेगा थंब में टिंगलिंग हो रही है। ठीक, इंडेक्स फिंगर में हो रही है टिंगलिंग, इंडेक्स फिंगर टिंगलिंग। तो इसका मेन सेंसेशन जो है टिंगलिंग का है। क्या है? टिंगलिंग का सेंसेशन है। ठीक, इसमें पेशेंट क्या कहेगा? टिंगलिंग हो रही है हमको। ठीक, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ठीक, अब हम लेवल 3 पे मूव करते हैं। ठीक, लेवल 3 ऑफ पैरेस्थीसिया। अच्छा, आप लोगों ने ये ध्यान दिया होगा लेवल 1 और लेवल 2 जो था वो वैसे ही है जैसे इसका पाथवे फॉलो होता है। ठीक है, अब हम लेवल 3 की बात करें तो लेवल 3 पे जो आता है हमारे पास वो जब आएगा जब हमको नर्व रूट पे लीजन होगा। क्या होगा? नर्व रूट पे लीजन होगा, नर्व रूट पे जख्म होगा। ये हम लोग को बेसिकली एक बीमारी में देखने को मिलता है, उसे क्या कहते हैं? सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में आपको पैरेस्थीसिया देखने को मिलेगा जिसमें पेशेंट जो है वो आके कंप्लेन करेगा कि मेरे जो है नेक पे पेन हो रहा है, नेक पे पेन हो रहा है, हाथों में झंझनाहट या टिंगलिंग आ रही है। ठीक, और कहेगा थंब में भी मुझे ये चीज फील हो रही है। ठीक, तो ये थ्री टाइप की चीजें थी, 3 लेवल्स थे एक तरह से, जिनमें ये समझाया गया है, हाँ, जिसमें ये समझाया गया है कि जो पेरिफेरल के वजह से क्या होगा, रिसेप्टर में वजह से क्या होगा, और ये नर्व रूट में अगर लीजन होगा तो किस बीमारी में लीजन हो जाएगा। ठीक, आप एक क्लियर कट सी और डेफिनेशन, हमको पता नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पर पैरेस्थीसिया की एक डेफिनेशन ये समझ लीजिए कि एबनॉर्मल सेंसेशन होना विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस। एक्सटर्नल स्टिमुलस ना मिलने के बाद भी अगर किसी के सेंसेशन हो रहा है तो उसको पैरेस्थीसिया कहा गया है। क्या कहा गया है? पैरेस्थीसिया कहा गया है। ठीक, बाहर से कुछ ना मिलने के बाद भी अगर आपको चीज मिल रही है तो तब हो रहा है। ठीक, अच्छा, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी की वजह से ये सब सिम्टम्स जो आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। पहला तो ये समझिए कि सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में C6 का जो होता है वो डिस्क प्रोलैप्स हो जाती है। ठीक है, और कंप्रेस होने लगती है प्रोलैप्स होके। ठीक, पहली चीज ये। दूसरा, आप ये समझिए कि जब भी कोई भी नर्व रूट कंप्रेस होगी तो सिंपल सी बात है, नर्व रूट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स कैरी करती हैं ये, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो है वो क्या होते हैं? अनस्टेबल हो जाते हैं। हमने जैसे पैरेस्थीसिया की वजह बताई थी कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ना मिलना या बहुत कट कट के मिलने को पैरेस्थीसिया की वजहों में डाला गया है। तो इसी हिसाब से
जब भी सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी होगी, C6 प्रोलैप्स होके कंप्रेस करेगा, C6 पे प्रोलैप्स होके कंप्रेस होगी डिस्क, तब हमको नर्व कंप्रेशन के वजह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में अनस्टेबिलिटी मिलती है। स्टेबिलिटी संतुलित क्या कहते हैं उसको, संतुलन नहीं रहता, असंतुलित मिलती है, तो उसके वजह से भी हमको नेक पेन, आर्म टिंगलिंग और थंब होगा। थंब में क्या होगा, पैरेस्थीसिया होगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं लेवल 4 पे। लेवल 4 क्या था, आपने वो नीचे देखा था जो मैंने पूरा बनाया था, ये उसी की टेबल पे चल रहा है। ठीक, लेवल 4 है स्पाइनल कॉर्ड लीजन। स्पाइनल कॉर्ड में लीजन होने के वजह से, ठीक, हो सकता है स्पाइनल कॉर्ड में लीजन होने की वजह की सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक, जिसे हम MS भी लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस ही एक बीमारी है जिसमें आपको पैरेस्थीसिया की फीलिंग आएगी। और कौन सी बीमारी में आ सकती है, हमेशा समझ के रखिएगा, एक्स्ट्रा सर्वाइकल माइलोपैथी। क्या होता है, सर्वाइकल माइलोपैथी। ठीक, सर्वाइकल माइलोपैथी। तीसरा क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर। ठीक, ये 3 बीमारी स्पाइनल कॉर्ड लीजन की हैं, जिनके वजह से हमको जो है पैरेस्थीसिया देखने को मिलता है। पर ये समझिएगा, इन तीनों कंडीशन में, जैसे यहाँ पे हम नेक पेन, आर्म टिंगलिंग, थंब पैरेस्थीसिया, ये सब की बात कर रहे थे, कहाँ पे होगा कहाँ पे नहीं होगा, तो स्पाइनल कॉर्ड का जब भी लीजन आएगा तो हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है पूरा का पूरा लिम्ब इन्वॉल्व होता है। क्या होगा, पूरा का पूरा लिम्ब जो है इन्वॉल्व होगा। इंटायर लिम्ब इन्वॉल्वमेंट। ठीक, स्पाइनल कॉर्ड लीजन में ये चीज देखी जाती है। अच्छा, ये एक नया कीवर्ड आप लोगों ने सुना होगा, सर्वाइकल माइलोपैथी। रेडिकुलोपैथी सुना होगा, स्पॉन्डिलाइसिस सुना होगा, स्पॉन्डिलाइटिस सुना होगा। ठीक है, तो सर्वाइकल माइलोपैथी जो होती है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो है स्पाइनल कॉर्ड का बहुत सीवियर एक तरीके से कंप्रेशन होता है। तो इसके कीवर्ड हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा इसके कीवर्ड ध्यान रखिएगा कि आपको ये समझना जरूरी है कि सर्वाइकल माइलोपैथी जो है, पहला कैसे पकड़ सकते हैं आप, एक फिजिकल एग्जाम से पकड़ सकते हैं। फिजिकल एग्जाम में आपके रिफ्लेक्स और कोऑर्डिनेशन देखे जाएंगे। ठीक, और इसमें जो है 10 सेकेंड ग्रिप एंड रिलीज टेस्ट देखा जाएगा। क्या, कौन सा टेस्ट करते हैं, 10 सेकेंड ग्रिप / रिलीज। 10 सेकेंड तक ऑब्जेक्ट को होल्ड करना और छोड़ना वाले टेस्ट को, इससे ना मतलब इससे पता किया जाएगा कि सर्वाइकल माइलोपैथी है कि नहीं है। ठीक है, बस इसमें फर्क ये है कि ये एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है, क्रोनिक मेडिकल कंडीशन है, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस होने लगता है। ठीक है, और बस यही सिंपल सा है, इसमें कुछ और चीजें ऐसी खास है नहीं। ठीक, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं लेवल 5 पे। ठीक, लेवल 5 जो है हमारे पास, पांचवा जो उसमें था, जो हमने पढ़ा था, वो था थैलमस। तो थैलमस में लीजन जब होगा तो उसको क्या कहेंगे, थैलमस या थैलमिक लीजन कहेंगे। ठीक है, 5वां जो हमने वो चार्ट में पढ़ा था वो थैलमिक लीजन था।
ठीक है। अब थैलमस जो होता है एक तरह से सेंसरी रिले स्टेशन होता है। क्या होता है इसका काम, मतलब ये होता क्या है, ये सेंसरी रिले स्टेशन होता है, ठीक है। तो वीडियो बीच में गैप हो गया है, ठीक, तो थोड़ा समझिएगा, मैं समझाना चाहता हूँ कि थैलेमिक लीजन में क्या होगा। थैलमस जो होता है एक सेंसरी रिले स्टेशन की तरह काम करता है, ठीक है। थैलमस जो है एक सेंसरी रिले स्टेशन की तरह काम करता है, जिसमें जितने भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या सेंसरी सिग्नल्स हैं वो पास होके गुजरते हैं और यही डिसाइड करता है कौन सा सिग्नल किधर जाना है किधर नहीं जाना है, ठीक है। और ये कंडीशन जिसमें थैलेमिक लीजन होगा वो होगा थैलमस स्ट्रोक, और इसमें पेशेंट जो है वो कंप्लेन करेगा नमनेस, टिंगलिंग और बर्निंग पेन की, ठीक। और ये समझिएगा ये तीनों सेंसेशन जो है वो अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी में देखने को मिल जाएंगे आपको। लेवल 6 की बात करा जाए, लेवल 6 ऑफ द पैरेस्थीसिया में कहा जाएगा सेंसरी कॉर्टेक्स में लीजन होना। सेंसरी कॉर्टेक्स में लीजन होना, सेंसरी कॉर्टेक्स में जब लीजन होगा जब पैराइटल लोब हमारे ब्रेन का डैमेज हो जाएगा, ठीक है। पैराइटल लोब जैसे ही डैमेज होगा वैसे ही जो है ब्रेन में एक मसला होगा। क्या मसला होगा, ब्रेन जो है सिग्नल्स तो नॉर्मली रिसीव करेगा, ठीक है, सिग्नल्स नॉर्मली रिसीव करेगा, पर इंटरप्रेट करने की बात आएगी, क्या करने की, समझने की, तो इंटरप्रेट रॉन्गली या इनकरेक्टली कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा, सही से समझ नहीं पाएगा सिग्नल्स को, सिग्नल्स तो उसको सही मिलेंगे पर वो सिग्नल्स को समझ नहीं पाएगा, ठीक। इतनी बात हो गई, इतना चीजें समझ में आ गई, सेंसरी कॉर्टेक्स, थैलेमिक लीजन ये सब समझ में आ गया, लेवल समझ के आ गए, ठीक। अब कुछ बेसिक सी चीजों पे चलते हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में आती रहती हैं और हमको पता होना चाहिए। वो क्या है, अक्सर करके डायबिटीज के पेशेंट में, किन पेशेंटों में, डायबिटीज के पेशेंट में, ठीक, हमको पैरेस्थीसिया देखने को मिलता है। क्या मिलेगा, पैरेस्थीसिया देखने को मिलेगा डायबिटीज के पेशेंट में। तो हमको ये समझना जरूरी है कि अगर हमको डायबिटीज के पेशेंट में पैरेस्थीसिया देखने को मिल रहा है तो कहाँ पे मिलेगा और कैसे मिलेगा, पूरा चीज अभी समझते हैं कि डायबिटीज के पेशेंट में कैसे पैरेस्थीसिया वाले सिम्टम क्रिएट होते हैं, ठीक है। कभी भी समझिएगा डायबिटीज में क्या होता है, हाइपरग्लाइसेमिया और हाइपोग्लाइसेमिया। मेजॉरिटी हाइपरग्लाइसेमिया वाले केस होते हैं। तो हाइपरग्लाइसेमिया में क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। ग्लूकोज का लेवल बढ़ने की वजह से देखिए बहुत से डैमेज होते हैं, ठीक। पहला डैमेज जो हम लोग की बॉडी में होता है इसके वजह से वो होता है श्वान सेल में डैमेज, ठीक। श्वान सेल एक जगह एक सेल होती हैं उनमें डैमेज होता है, ठीक है, ब्रेनी में होती है। सेकंड हो गया एक्सॉन्स बहुत डैमेज होते हैं, एक्सॉन्स जो सिनेप्सिस में पार्ट लेते हैं, एक्सॉन, डेंड्राइट्स, ये सब बहुत डैमेज होते हैं। थर्ड जो है बहुत छोटे छोटी ब्लड वेसल भी डैमेज होती है, ब्लड वेसल भी डैमेज होती है, ठीक है, छोटी छोटी ब्लड वेसल भी डैमेज होती है। अच्छा, इसी के वजह से, इन्हीं के डैमेज होने के वजह से पेशेंट को क्या सिम्टम्स देखने को, मतलब पेशेंट में आएगा क्या मसला, इनके वजह से जो नर्व हैं वो डैमेज हो जाएंगी, ठीक। इनमें डैमेज होना मतलब नर्व में भी डैमेज होना, एक्सॉन भी यही काम कर रहा है, श्वान सेल भी यही काम कर रही है और ब्लड वेसल भी कहीं ना कहीं नर्व के लिए हेल्पफुल है। अब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा तो उसके वजह से ये तीनों में इफेक्ट आया, डैमेज होना शुरू हुए, डैमेज होने की वजह से नर्व इंजरी हो गई। अब नर्व इंजरी जब किसी को हो गई तो उसका जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है या इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है वो क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो करंट दौड़ रहा है वो जिस तार में दौड़ रहा है वो तार ही डैमेज हो गया है, तो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक इम्पल्स हो जाएगा। इसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की एबनॉर्मैलिटी में हमको क्या देखने को मिलेगा, पैरेस्थीसिया देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
इतना क्लियर कट सा समझ में आ गया पैरेस्थीसिया में, ठीक, डायबिटीज की कंडीशन में कैसे होगा, ठीक। अच्छा, अब कुछ और छोटी चीजें और मतलब ऐसी चीजें जो हमको समझना जरूरी है। हमेशा जब भी आपके पास कोई पेशेंट आएगा तो पेशेंट जो स्टार्ट हुई है जिसको डायबिटीज, ठीक है, स्टार्टिंग स्टेज है डायबिटीज का, डायबिटीज हो गई है, तो पेशेंट में स्टार्टिंग का सिम्टम्स जो होगा वो झंझनाहट होगी टोज में, टिंगलिंग होगी टोज में, ठीक है। और क्या कंप्लेन वो करेगा कि उसके पैर जल रहे हैं, क्या हो रहे हैं, बर्निंग फीट हो रहा है, ठीक। थर्ड क्या होगा, उसको पिन और नीडल जैसे पेन होगा, ठीक है, पिन और नीडल जैसा भोगते हैं वो पेन होगा, ठीक। अब ये समझना जरूरी है कि जो पैरेस्थीसिया के सिम्टम्स आ रहे हैं वो पैर में ही क्यों आ रहे हैं, वो पैर में ही क्यों आ रहे हैं, ठीक। तो पैर में आने की उनकी मेन वजह अब हम जानेंगे कि उनके पैर ही में क्यों आ रहे हैं। पैर में जो होता है, पैरों में हमारे सबसे लॉन्गेस्ट आर्टरी भी होती है और सबसे लॉन्गेस्ट नर्व भी होगी, ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट नर्व भी होगी, ठीक। तो जब भी किसी पेशेंट में नर्व इंजरी होगी, ठीक, एक इसको इस तरह समझिए कि मेरे घर में 10 मीटर का तार लगा है, मेरी नानी के घर में 20 मीटर का तार लगा है। अगर उनके वहां 20 मीटर का तार लगा है तो कोई सेंस से लगा होगा कि उनके वहां अप्लायंसेस ज्यादा हैं, चीजें ज्यादा हैं। मेरे वहां 10 मीटर का लगा है तो मेरे वहां 10 मीटर के हिसाब से लगा होगा, मतलब मेरे वहां उतने अप्लायंसेस होंगे जो 10 मीटर ही में चल जाएं। तो जो भी आपको डायबिटीज होगा, डायबिटीज के वजह से जो डैमेज होता है, नर्व इंजरी आती है, नर्व में जो डैमेज होता है वो हमेशा सबसे लंबी नर्व में जाएगा। किसमें जाएगा डैमेज, सबसे लंबी नर्व में जाएगा। सबसे लंबी नर्व में जाएगा। इसीलिए जो है अक्सर करके पेशेंट्स में टिंगलिंग टोज, बर्निंग फीट, ये सब आता है, ठीक। तभी ये जो पूरा क्राइटेरिया है डायबिटिक फुट का और ये सब का, ये उन्हीं पेशेंट में देखने को मिलता है, मतलब अक्सर करके डायबिटीज के पेशेंट में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि सबसे लॉन्गेस्ट नर्व सबसे पहले अफेक्ट होती है, फर्स्टली अफेक्ट। सबसे लॉन्गेस्ट नर्व सबसे पहले इफेक्ट होगी। लंबे तार में कोई डैमेज आएगा तो वो डैमेज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू छोटे तार में आना, ठीक। कुल मिला के अगर एग्जांपल से नहीं समझ पा रहे तो इसको सिंपल सॉर्टेड याद कर लीजिए, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक। इसीलिए जो सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे वो हमेशा पहले फीट में होंगे, सबसे नीचे वाला फीट होता है, फिर उसके बाद हमारे पैर आते हैं, फिर उसके बाद ऊपर के पार्ट्स आ गए, लिम्स आ गए, जैसे कि हैंड हो गया, ठीक। तो इस वजह से ये सीक्वेंशियल ऑर्डर होता है इसका। ये सीक्वेंशियल ऑर्डर होने की यही वजह है कि डायबिटीज के टाइम पे ग्लूकोज बढ़ने की वजह से स्पॉन्सल एक्सॉन और स्मॉल जो ब्लड वेसल होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, उनके वजह से होती है नर्व इंजरी। नर्व इंजरी हो गई, तारी खराब हो गया तो इलेक्ट्रिक सिग्नल नहीं सही से, इंपल्सेस सही से नहीं आएंगे, उसी की वजह से झंझनाहट, सरसराहट और ऐसे फील होता है। इसमें पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा, उसका पैर जल रहा है, टिंगलिंग हो रही, बर्निंग हो रही है, पिन और नीडल जैसा पेन हो रहा है। लेग ही पे क्यों इफेक्ट करती है, वाई लेग, अगर ये क्वेश्चन आता है आपके पास तो ये लिख सकते हैं कि हमेशा लॉन्गेस्ट नर्व सबसे पहले इफेक्ट होती है। इसकी इफेक्ट होने की वजह ये है क्योंकि लॉन्गेस्ट नर्व इज मोर वल्नरेबल, मतलब वल्नरेबल का मतलब, अब मैं कैसे हिंदी में बताऊं, वल्नरेबल का मतलब ज्यादा, मतलब चांसेस हैं, लॉन्गेस्ट नर्व को ज्यादा चांसेस हैं मेटाबॉलिक डैमेज होने का, ठीक, और इश्कीमिया होने का, ठीक।
तो लॉन्गेस्ट नर्व सबसे पहले जो है वही इफेक्ट होती है। क्या होती है? वही इफेक्ट होती है, क्योंकि इट्स वर्नरेबल टू दी मेटाबॉलिक डैमेज, इशीमिया एंड डायबिटीज। ठीक, तो कोई भी क्वेश्चन पूछे कि वाई लेग इज फर्स्टली अफेक्टेड और पैरों में पहले क्यों झंझनाहट शुरू होती है, तो उसका आंसर ये है कि लॉन्गेस्ट नर्व फर्स्टली अफेक्ट करते हैं बिकॉज इट इज मोर वल्नरेबल टू डायबिटीज, इशीमिया एंड मेटाबॉलिक डैमेजेस देन इन द श्वान सेल, एक्सॉन एंड ब्लड वेसल्स ऑफ आवर ब्रेन। ठीक, सिंपल सॉर्टेड सा आंसर समझ में आ गया। ठीक, ये तो हमने समझ लिया नॉर्मल पैरेस्थीसिया। ठीक, अब हम पैरेस्थीसिया के कुछ टाइप समझेंगे। ठीक, पैरेस्थीसिया में कुछ टाइप आते हैं वो समझेंगे। डायबिटीज यहां तक समझ में आ गया आपको कि अगर कोई पैरेस्थीसिया के रिलेटेड डायबिटीज के क्वेश्चन पूछेगा तो क्या जवाब देना है, या डायबिटीज के नॉर्मल भी क्वेश्चन पूछेगा कि पैर ही में टिंगलिंग की होती, क्या जवाब देना है, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, अब हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ पैरेस्थीसिया में। ठीक है, इसमें जो हमारे पास पहला है वो है ट्रांजिएंट पैरेस्थीसिया। ठीक, ट्रांजिएंट पैरेस्थीसिया। ट्रांजिएंट पैरेस्थीसिया कुछ नहीं होता है, ये जब होगा जब टेम्पररी किसी की टेम्पररी नर्व में कंप्रेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नर्व कंप्रेशन आ जाएगा। टेम्पररी नर्व कंप्रेशन के टाइम पे आपको ट्रांजिएंट पैरेस्थीसिया देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? ट्रांजिएंट पैरेस्थीसिया। टेम्पररी नर्व कंप्रेशन कैसे हो सकता है? जैसे कि आप बहुत देर से पैर मोड़ के बैठे हैं, जैसे हम लोग बहुत देर तक पैर मोड़ के नहीं बैठे रहते, सिटिंग लॉन्ग, उसके बाद जैसे ही हम लोग खड़े होते हैं, खड़े होने के बाद हमको क्या लगता है? झंझनाहट, टिंगलिंग टाइप की लगती है पूरे पैर में, वो इसीलिए लगती है। तो इसी को क्या कहेंगे? ट्रांजिएंट पैरेस्थीसिया कहेंगे। होने की वजह यही है कि टेम्पररी नर्व कंप्रेशन के वजह से कंडक्शन कम हो जाता है। टेम्पररी नर्व कंडक्शन कंप्रेशन की वजह से नर्व में कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स कम हो जाता है। नर्व कंडक्शन कम हो गया, नर्व कंडक्शन कम हुआ तो वो भी कम हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो आ जा रहा है। अब वो बॉडी जो है वहां पे सुन होने लगेगी। ज्यादा लंबे टाइम तक बैठ जाएंगे तो बॉडी सुन होने लगेगी, पर जैसे ही हम लोग फिर खड़े होते हैं दोबारा, तो हम लोग को क्या होता है? एक सडन वो फायर मिलता है। क्यों ये मिलता है? क्योंकि सर्कुलेशन वापस कंटिन्यू हो जाता है। सर्कुलेशन वापस जब दोबारा कंटिन्यू हो जाएगा तो ये चीज नॉर्मल हो जाएगी। अब हम सेकंड की बात करेंगे। सेकंड की क्या बात करेंगे? सेकंड आप ऐसे समझिए कि ये एक तरह से दूसरा क्लासिफिकेशन है कि कभी कभी ये सेंट्रली भी पाया जाता है और पेरिफेरली भी पाया जाता है। ठीक है, पेरिफेरीज में भी पाया जाता है, या पेरिफेरल पैरेस्थीसिया भी कहते हैं। तो पेरिफेरल पैरेस्थीसिया आपको कब देखने को मिलेगा? जब पेशेंट में डायबिटीज होगी, ठीक, दूसरी बीमारी कार्पल टनल होगा, तीसरी बीमारी अल्नर न्यूरोपैथी होना। ठीक, ये तीनों कंडीशनों में आपको पेरिफेरल पैरेस्थीसिया देखने को मिलेगा। पेरिफेरल में पैरेस्थीसिया होने का मतलब है एक तरह से पेरिफेरल सिस्टम इन्वॉल्व करना। डायबिटीज आपके ब्रेन में नहीं होती है, कार्पल टनल ब्रेन में नहीं होता, अल्नर न्यूरोपैथी आपके ब्रेन में नहीं होती है। ठीक है, सेंट्रल की जहां तक हम लोग बात करें, सेंट्रल में वो आएंगे जैसे कि हो गया आपकी बीमारी स्ट्रोक हो गई। ठीक, सिंपल सॉर्टेड। दूसरी कौन सी बीमारी हो गई? दूसरी हो गई आपकी कार्पल टनल, वो दूसरी कार्पल टनल नहीं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गई। ठीक, ये ब्रेन के रिलेटेड हो रही है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में हो रही है। ठीक, तीसरा आ गया थैलेमस में लीजन या थैलेमिक लीजन आ गया। ठीक, तो सेंट्रल और पेरिफेरल में यही सबसे मेन डिफरेंस है। ठीक, तो इतना ही मैं समझाना चाह रहा था। ठीक, सेंट्रल पैरेस्थीसिया और पेरिफेरल में ये
upon the condition which they are occurring, they are telling either it's a central one or the peripheral one. So central one mainly includes the stroke, multiple sclerosis, thalamic lesion, while the peripheral one include diabetes, carpal tunnel and ulnar neuropathy. ठीक है, इसमें जो है सेंट्रल और इसके कुछ सिम्टम्स अगर समझना चाहें तो पेरिफेरल में जो आप डायबिटीज वगैरह के जानते ही हैं, सेंट्रली अगर आप समझना चाहें तो इसमें जो मोस्टली है इंटायर बॉडी कवर हो जाती है, इंटायर बॉडी कवर होती है, ठीक, इंटायर बॉडी कवर हो जाएगी आपकी। और क्या हो जाएगा आपको, इसमें इंटायर बॉडी हो रही है तो इसमें फेस, आर्म और लेग्स वगैरह सब आ जाएंगे, ठीक। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, मेरे पास 2 से 3 मिनट है, मैं समझा देता हूं जल्दी से, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं जो कि है क्लिनिकल लोकलाइजेशन, ठीक है। क्लिनिकल लोकलाइजेशन, कौन सी बीमारी कहां पे आप पकड़ के क्या बोलेंगे उसको, कौन सा पैरेस्थीसिया। अगर पेशेंट आपके पास आ रहा है और वो कह रहा है कि थंब, इंडेक्स और मिडिल फिंगर में सेंसेशन हो रहा है, थंब, इंडेक्स प्लस मिडिल फिंगर, MF मिडिल फिंगर में हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है मीडियन नर्व। क्या है, मीडियन नर्व, ठीक। इसका मतलब क्या है, मीडियन नर्व का इन्वॉल्वमेंट है। अगर आपके लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर, हाफ ऑफ द रिंग फिंगर आधी रिंग फिंगर में हो रहा है, तो इससे क्या है, इससे ये पता चलता है कि आपको अल्नर नर्व में मसला है, ठीक। क्लिनिकल लोकलाइजेशन। अगर पूरे हाथ में है, इंटायर हैंड कवर हो रहा है, ठीक, इंटायर हैंड कवर हो रहा है, तो आप कह सकते हैं इसको, बंदे को ब्रेकियल प्लेक्सस या तो सेंट्रल लीजन है। क्या है, सेंट्रल लीजन है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आप क्या समझ सकते हैं, अगर एक साइड हाफ फेस पे प्लस आपके हाथ और पैर में है, आर्म प्लस लेग में है, तो आप क्या समझेंगे कि आपको ब्रेन लीजन है। क्या है, ब्रेन लीजन है, ठीक। इतनी सी बात समझ में आ गई। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि पैरेस्थीसिया जो होता है एबनॉर्मल सेंसेशन होता है और इसमें बेसिकली झंझनाहट और पिन और नीडलिंग जैसा आता है, ठीक है। पैरेस्थीसिया की तरह ही एक और टर्मिनोलॉजी है डिस्थीसिया। डिस्थीसिया किसे कहेंगे, डिस्थीसिया कहेंगे जब वही जो सेंसेशन है वो पेनफुल हो जाए, ठीक। सेंसेशन वो जो है डिस्थीसिया जो है